हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंट के पार्ट 2 में हम आज आ चुके हैं और पिछले दिनों 140 तक इन्वायरमेंट का हमने कितने पेजेस किए वो हम देख लेते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज हमने पढ़ा था। पार्ट 1 उसका नाम दिया था। आज पार्ट 2 में हम यहाँ से देखेंगे कि काजीरंगा प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण। ठीक है, तृणभूमि का मतलब क्या हो गया? ग्रासलैंड। बर्ड सर्वे रिपोर्ट कहाँ किया गया? असम में किया गया। कहाँ पे? काजीरंगा पार्क में। किसके द्वारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें इतना पक्षी प्रजाति है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 18 मार्च से 25 मार्च तक किया। यह जो है प्रजातियों का पहला समर्पित मूल्यांकन था। ठीक है, तृणभूमि पर निर्भर पक्षी प्रजातियों का मतलब कि ग्रासलैंड पे निर्भर जितने पक्षी प्रजाति थे उनका पहला समर्पित मूल्यांकन था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देख लेते हैं। असम के गोलाघाट एवं नौगांव जिले में स्थित है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे वर्ष 1985 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व धरोहर शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को के तहत होता है विश्व धरोहर। यह विश्व में एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी और बाघों, हाथियों और जंगली भैंसों एवं दलदली हिरणों की बड़ी आबादी का घर है। असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क बनेगा। वहां के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया इसका। आगे बढ़ते हैं। एक्वाटेक पार्क आए तो असम। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? जून के अंदर में हुआ। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 62nd ये एडिशन था। जर्मनी में हुआ, जर्मनी के बॉन में। यह मध्य वर्षीय बैठक हर साल में जो है ये कॉप से पहले होता है। ठीक है, राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP30 हुई थी। उससे पहले महत्वपूर्ण जलवायु वार्ताओं के लिए मंच तैयार करती है जो ब्राजील में होगी। ठीक है, COP30 हुआ था कहाँ? ब्राजील के बेलम में। उसके लिए मंच को तैयार करना इसका काम है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में क्या है? बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के तहत आयोजित एक मध्य वर्षीय शिखर सम्मेलन है जो वैश्विक जलवायु वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली वर्ष 1992 की संधि है। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से सहायक निकायों का सत्र, सेशन ऑफ सब्सिडरी बॉडीज कहा जाता है और यह कॉप के साथ UNFCCC की 2 नियमित बैठकों में से एक है। यह सम्मेलन सहायक निकायों के सदस्य समिति, स्वदेशी, ये सब काम इनका है। ब्लाटेन भूस्खलन आपदा क्या है? स्विट्जरलैंड में हुआ। अल्पाइन गांव ब्लाटेन में बर्च ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर पहाड़ी ढलान से नीचे फिसल गया। ब्लाटेन भूस्खलन आपदा अगर पूछे स्विट्जरलैंड डालेंगे इसको। ग्लेशियर कौन सा था? बर्च ग्लेशियर। ग्लेशियर पीछे हटना और परमाफ्रॉस्ट का पिघलना इसका कारण था। पानी का बढ़ता रिसाव था। जलवायु परिवर्तन की भूमिका थी। ये मेंस रिलेटेड है, इसको ध्यान उतना नहीं देंगे। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये जितने फैक्ट छोटे छोटे हैं इसको यहीं पर याद रख लेंगे ताकि हम बाद में इसको रटना ना पड़े। के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया। यह कदम केवल जैव विविधता संरक्षण ही नहीं बल्कि समुद्र पारिस्थितिकी और सतत पर्यटन को, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु में, इसको इतना बस याद रखें कि तमिलनाडु में। ये सब तो होता रहेगा। फ्लेमिंगो की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। ठीक है, फ्लेमिंगो की ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में। फ्लेमिंगो की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। इसे वैज्ञानिक रूप से फोनिकॉप्टेरस रोजस के नाम से जाना जाता है। यह एक आकर्षक एवं विशाल पक्षी जो अपनी सुंदरता, गुलाबी रंग व लंबी टांगों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की पहली टाइगर सफारी ये कहाँ गया है? पलामू में एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का, वहीं पर किया गया है। उतना नहीं पूछेगा कि किस जगह से किया, कहाँ पे गया, नहीं गया, सीधा ये पूछेगा कि कहाँ पे किया गया, तो पलामू टाइगर रिजर्व। इतना इनफ है। आगे बढ़ते हैं।
एक और है, सफारी में जंगली बाघों को नहीं रखा जाएगा, इसमें केवल बचाए गए घायल, संघर्ष प्रवण, कन्फ्लिक्ट प्रोन या अनाथ बाघ शामिल होंगे जो भारत के टाइगर रिजर्व या चिड़ियाघरों से लाए जाएंगे। ग्लेशियर संरक्षण जीवन संरक्षण 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर एक देखो दिवस आ गया, इसी तरीके से सारा दिवस याद रख लेना है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे दिवस 22 मार्च। ओके, 5 जून को क्या था? पर्यावरण दिवस था। मुख्य बिंदु क्या है इसका? जल की समस्या गहराती जा रही है, उस पर ध्यान देना, नदियों के बारे में सोचना, ये सब इसका कारण, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। दुनिया के 70% ताजे पानी का भंडारण करते हैं, इसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है इसका? ग्लेशियर संरक्षण पर आधारित है। ओके, गायब हो सकते हैं ग्लेशियर, तापमान नियंत्रण में योगदान, हर साल खो रहे हैं अरबों टन बर्फ, ये बहुत ही चिंताजनक है, इसलिए इसे बचाने की अनिवार्यता आ चुकी है। इसके ग्लेशियर लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में जमे हुए ताजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। इसके चलते इसे एशिया का जल मीनार और विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ये कौन सा है? जल है तो जीवन है, और जीवन है तो हम हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक फैला हिमालय पृथ्वी की सबसे युवा ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ओके, इसी का ग्लेशियर के बारे में यहाँ पर बात किया गया। पूरा पानी का जो भी हमारा है वो इसी के द्वारा पूरा होता है। एशिया की 10 प्रमुख नदियों को पानी देने वाले इन ग्लेशियर से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी 3 प्रमुख नदियां घाटियां विभाजित हुई हैं। इन तीनों नदियों की कुल लंबाई इतना है। ये प्रॉपर मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अध्ययन बताते हैं कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी वर्ष 2100 तक यहाँ के 1/3 ग्लेशियर गायब कर सकती है। बर्फ से नदी बनने की ग्लेशियर की यात्रा। हिम से बर्फ में बदलने की प्रक्रिया जो है, जब वर्षों तक हिम जमी हुई होती है और ठोस बर्फ में बदल जाती है, हिम को बर्फ बनने में 100 वर्ष तक का समय लगता है। ग्लेशियर कई तरह के होते हैं, बर्फ की चादर, पर्वतीय ग्लेशियर, ज्वारीय ग्लेशियर, पाइडमोंट ग्लेशियर। अब हम आ जाते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है? उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल को भारत का 107वां और उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसके पूर्व भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था। अब हो गया आपका भीतरकनिका, और दूसरा हो गया कौन सा? सिमलीपाल। टाइगर रिजर्व भी है सिमलीपाल। टाइगर रिजर्व का एक वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें डिटेल में इस पर बात करेंगे। सिमलीपाल क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से पास होती है, बूढ़ा बंगला, याद रखिए, बूढ़ा बंगला नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा सालंदी नदी और पंचिंग नाला जैसे कुछ छोटे जल प्रवाह भी सिमलीपाल क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। नगरीय उष्मा द्वीप। हाल ही में जारी एक अध्ययन में नगरीय उष्मा द्वीप के दोहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला गया, जहां इससे उष्मा से संबंधित मृत्यु दर को बढ़ावा मिलता है, वहीं इसके द्वारा ठंड से संबंधित मौतों में काफी हद तक कमी आ सकती है। वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर ठंड से संबंधित मौतों की गिरावट हुई है। तो अभी देख ले कि नगरीय उष्मा द्वीप है क्या? अर्बन ह्यूमस करके होगा ये उष्मा का आशय ऐसे महानगरीय क्षेत्र से हैं जो आसपास के ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी गर्म होता है। ओके, नगरीय क्षेत्र प्राकृतिक भूदृश्यों की तुलना में काफी गर्म होते हैं, क्योंकि कंक्रीट और डामर जैसी सामग्रियां अधिक प्रभावी रूप से उष्मा को अवशोषित करने के साथ बनाए रखती हैं। इसका प्रभाव नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस जैसे बड़े शहरों में होता है। इसके कुछ कारण हैं, ये सब एनवायरनमेंट में मेंस में पढ़ने लायक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। माधव टाइगर रिजर्व कहवा है? 58 है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सारे टाइगर रिजर्व हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पन्ना तो हमें याद ही रहता है, फिर कान्हा जो है ये भी हमें याद रहता है, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश तुरंत याद आ जाता है हमें, सतपुरा ये भी याद रहता है, बांधवगढ़ ये थोड़ा सा लगता है कि राजस्थान में है कि एमपी में है, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रख लेंगे। बांधवगढ़
मैं स्टार मार्क करता हूँ इसके अंदर। माधवगढ़, नौरा देही, पन्ना यादी है, संजय, दुबरी और रातापानी। ये जो है 4, इसको अगर हम ध्यान रख लें, और एक हमारा माधव जो है नया है, हमारा काम हो जाना है। नौरा देही, इसका कुछ ट्रिक बना लें आप दोस्तों, इस तरीके से कि नौरा फतेही जो है एक एक्ट्रेस है, फिर संजय लीला भंसाली जो है, ठीक है, संजय लीला भंसाली नौरा फतेही को, राता पानी, थोड़ा डार्क हो जाएगा ये, तो आप बना लें इन चारों का ट्रिक, कुछ भी बना लें, मैं यहाँ बताऊंगा, थोड़ा ये डार्क हो रहा है मुझसे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक गिद्धाबादी है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे, मध्य प्रदेश में सबसे गिद्धाबादी है। आगे बढ़िए। मिशन मौसम क्या है? मिशन मौसम और प्रोजेक्ट मौसम दोनों दो चीज़ है, इस बात का ध्यान रखने। मिशन मौसम अलग है, प्रोजेक्ट मौसम अलग है। एक मिशन मौसम और प्रोजेक्ट मौसम में अंतर है कि एक जो है शायद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, ये आपका IMD है। प्रोजेक्ट मौसम अलग है, वो नदी के पानी रिलेटेड है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की। हाल ही में IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया गया, जो मौसम लचीलापन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीतिक रूपरेखा पर आधारित है। मुख्य बिंदु क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम की घोषणा की थी 24 में, 2 वर्ष उसके हो गए, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किए गए थे। आगे क्या है इसका लक्ष्य मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। नोडल एजेंसी IMD है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF है। IIT मद्रास है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, IIT मद्रास तो ये नहीं लगता है, खैर जो भी है, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है इसमें। ये सब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको इजीली गेस कर पाएंगे एग्जाम में, उतना डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यह लखतर तहसील के गुनेरी गांव के यहाँ इतना फैला है। मैंग्रोव जानते हो आप कि समुद्री तटों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव आपका एक सुंदरबन भी है, वेस्ट बंगाल, काफ़ी फेमस है ये व्हाइट टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल और तटों पर विकसित होते हैं। मैंग्रोव की जड़ें पानी के ऊपर और नीचे फैली होती है। ये जो मैंग्रोव जो होता है आपका, एक तरीके से किडनी का काम करता है ये एनवायरनमेंट के लिए, ये फिल्टर करता है। ये UPSC में ये सब क्वेश्चन आता रहता है कि फिल्टर के तौर पे काम करता है। फिर आपका जो हाई टाइड्स होता है उससे ज़मीन के कटाव जो होते हैं ना, उसको भी ये रोकता है। इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको बचाने का, इसको बढ़ाने का सरकार लगातार प्रयास करती है। ग्रीनलैंड क्रिस्टल ब्लू लेक्स क्या है? चरम मौसमी घटनाओं के कारण ग्रीनलैंड में 7500 से अधिक क्रिस्टल नीली रंग की प्राचीन झीलों का रंग परिवर्तित होकर भूरा हो गया है। क्रिस्टल नीले रंग से तात्पर्य झीलों के साफ सुथरा होने से है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसका कारण है तापमान में वृद्धि, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, वायुमंडलीय नदियों उनका तीव्र प्रभाव। इंदौर और उदयपुर यूनेस्को के वेटलैंड सिटी में शामिल हो गए। उदयपुर और इंदौर, हाल ही में यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। SEC टाइप के क्वेश्चन जो है BPSC अक्सर पूछा करता है। क्या होते हैं वेटलैंड सिटी? वेटलैंड सिटी वे शहर आते हैं जो अपने जल संसाधन, झीलों और आर्द्रभूमि के संरक्षण और समग्र प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये शहर न केवल अपने नागरिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनते हैं। 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता के कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। एग्जाम में इस टाइप से बना सकता है कि वेटलैंड सिटी में ये शामिल हुआ, पहला हो गया। दूसरा आपका बना देगा कि 2015 की जगह लिख देगा 2011 लिख देगा, ठीक है। तो ये दोनों को मैं कहूँगा ध्यान रख लेने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड शमन परियोजना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम शमन परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये थोड़ा हमारे लिए
अब इसके अंदर सीधा पढ़ लेंगे ग्लोब समन परियोजना के बारे में, सीधा पढ़ लेते हैं। मतलब इससे जो आउटबर्स्ट होता है ग्लेशियर का, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से आने वाली बाढ़ से संबंधित जोखिम को कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। NGRMP परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड और इसी तरह की घटनाओं के कारण होने वाली जानमाल की हानि को रोकना तथा आर्थिक नुकसान एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को होने वाली क्षति को कम करना इसका ऑब्जेक्टिव है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना है। NGRMP, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा लग रहा है, देख लेता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोब जोखिम समन परियोजना NGRMP को मंजूरी प्रदान की है। ओके, ग्लोब के बारे में क्या है कि ग्लेशियर झीलों का निर्माण मुख्यतः, ये बहुत डिटेल में दिया है, इसको स्किप करेंगे थोड़ा सा, हमने मोटा मोटी पढ़ लिया, तो आप थोड़ा सा इसको देख लें। मैं इसको जूम कर देता हूँ। NGRMP परियोजना के घटक देख लीजिए, 1, 2, 3 अगर पढ़ने का मन है। फिर इसके बारे में देख लीजिए, ग्लोब के बारे में। फिर इसकी, ये खत्म हो गया आपका। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है आपका, ये इसके बारे में हमने पढ़ा था शायद, देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा न्यूज है ये, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यहाँ देखो है ना, ये फर्स्ट न्यूज है हमारा। आइए इसको देख लेते हैं, क्या परेशानी है भाई इस सज्जन को। ओके, जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। इसके बाद IBC एक पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी इकाई बन चुका है। भारत है, लाइबेरिया, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में क्या है कि नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने में इसको शुरू किया। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, अफ्रीका में नहीं डालना है इसका। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली की प्रजाति, हमने देखा है इसको फर्स्ट अपने में, ये इसको संरक्षित करना है, इसके घरों को। केरल के कप्पर और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, केरल के कप्पर और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेशन। जनवरी 2025 में केरल के कप्पर चाल समुद्र तटों को इसका ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया। कप्पर कहाँ है? कोझिकोड में है, केरला में। चाल कहाँ है? कन्नूर में है। ठीक है, समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन से ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। यह सर्टिफिकेशन इन समुद्री तटों की वैश्विक अपील को बढ़ाता है, स्थायी पर्यटन के रूप में पहचान दिलाता है, साथ ही यह जिम्मेदार और सुलभ पर्यटन का प्रतीक है। क्या है ब्लू फ्लैग? ब्लू फ्लैग वाला जो है नियम एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सर्टिफिकेशन है। समुद्र तट, मरीनाओं, नौका घाटों को उनके पर्यावरण, स्वच्छता, सुरक्षा और टिकाऊ प्रबंधन मानकों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन देता है? डेनमार्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ब्लू फ्लैग का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण वगैरह है। आर्टिसन कुआं क्या है? आर्टेशियन कुआं हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में जमीन के नीचे से बड़ी मात्रा में जल बाहर निकलने लगा। और न्यूज में आपने देखा होगा कि पूरा बाढ़ जैसी स्थिति कुछ एक रीजन में बन गया था, उसी के बारे में ये न्यूज है, जिसका श्रेय भारत के आर्टेशियन कुओं को दिया गया है। विशेषज्ञों ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि यह जल प्राचीन सरस्वती नदी से संबंधित है तथा उन्होंने सुझाव दिया कि यह जल लाखों वर्ष पुराना होने के साथ इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर पूर्व वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। आर्टेशियन कुआं से है क्या ये कि आर्टेशियन कुआं से जल पंपिंग की आवश्यकता के बिना दबाव के कारण स्वाभाविक रूप से सतह पर आता है। ऐसा तब होता है जब जल एक सीमित जल वृत्त में, पूरा एक ओरिजिनल हिंदी है यार, ये मैं हिंदी तो समझता हूँ लेकिन इतना कलिष्ठ हिंदी मुझे समझ में नहीं आता है। और ये परीक्षा मंथन वाले हिंदी में ही अपना मैगजीन आजकल निकाल रहे हैं, और मैगजीन भी अच्छा है, न्यूज इसका बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, तो इसको मैं फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे। तथा इसका दाब अधिक हो जाता है, इसके ऊपर एवं नीचे उपस्थित कठोर सामग्रियों का कारण इसे कन्फाइंड जल भी कहा जाता है। आर्टेशियन कुएं का निर्माण तब होता है जब एक कुआं का कन्फाइंड जलवृत्त एक प्रसार होता है जो मृदा तथा चट्टान जैसी अवैध परतों के बीच स्थित पारगम्य चट्टान व तल छट की एक परत होती है। कन्फाइंड जलवृत्त में जल अधिक दबाव में होता है। जब ड्रिल किया जाता है तो दबाव से जल बोर होल के माध्यम से ऊपर उठने लगता है।
दाब पर्याप्त होता है तो आर्टेशियन कुएं में जल सतह पर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। इसे प्रभावित आर्टेशियन कुएं के रूप में जाना जाता है। इसको आर्टेशियन बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के डकोटा एक्वीफायर और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका नाम जो है फ्रांस के आर्टोइस कस्बे से लिया गया, जो कि आर्टेशियन का पुराना रोमन शहर था जहां प्रसिद्ध कुएं हुआ करते थे। कोल्ड डे, कोल्ड वेव, कोल्ड स्पेल तथा कोल्ड स्नैप। जनवरी 2025 में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। ये पुराना न्यूज है, जनवरी 2025 का ही है, तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसमें भी डाउट हो रहा है। अच्छा, इसको इन्वायरमेंट का है तो ये थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे में इस अत्यधिक ठंड की स्थिति को दर्शाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोल्ड डे क्या होता है? जब लगातार 2 दिन तक किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो जाता है। गंभीर कोल्ड डे क्या है? जब 10 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान के साथ साथ किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री के नीचे चला जाता है। ये 10 डिग्री लिख लीजिए, 6.5 लिख लीजिए। और कोल्ड स्पेल क्या है? कोल्ड स्पेल ठंड के मौसम की अवधि को संदर्भित करता है। इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर सामान्य तरीके से किया जाता है। कोल्ड स्नैप क्या है? कोल्ड स्नैप तापमान में अचानक आई गिरावट को संदर्भित करता है। जो कोल्ड स्पेल और कोल्ड वेव या लहर धीरे धीरे आते उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 18वीं भारत वन रिपोर्ट है 2023 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर इंग्लिश में समझ में ना आ रहा हो, सॉरी हिंदी में समझ ना आ रहा हो, तो इंग्लिश का कोई लेक्चर देख लेना है यूट्यूब पे, इसका निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी डिटेल में ये दिया गया है। तो हम अपना पार्ट 2 यहीं तक रखेंगे। पार्ट 3 में यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक लेक्चर अब मुझसे बनता नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।